हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सक्लूसिव एकेडमी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे चैनल पर एजुकेशंस और एकेडमिक वीडियोस आती रहती हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 6 है उसका जो पार्ट 3 है, यानी कि मैंने क्या कर रखा है इसमें, जो मेरे जो पार्ट्स होते हैं चैप्टर वाइज वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। उसमें पहले में जो होता है हमारा वो लॉन्ग क्वेश्चंस होगा 3 मार्क्स वाले, और बाकी में जो वेरी लॉन्ग होगा वो 5 मार्क्स वाले, और थर्ड पार्ट जो बचता है वो हमारा उसमें मैं शॉर्ट आंसर कराता हूँ। तो आज मैंने जो यहाँ पर आपके थर्ड पार्ट इस्तेमाल करा है, जो यहाँ पर मैं इसको आपके सामने बताऊंगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम में किस तरीके से आते हैं, और बाकी की जो 2 पार्ट्स हैं वो पहले से हमारी वीडियो पे हैं, तो आप वहाँ से देख करके हमारी जो वीडियो है वो देख सकते हैं। उसके बाद आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। ये उसी से रिलेटेड होते हैं और इम्पोर्टेंट बहुत होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का 1 मार्क्स के अंदर, तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि द्वितीय क्रिया क्या होती है। जैसे कि द्वितीय क्रिया क्या होती है, चैप्टर का नाम भी द्वितीय क्रिया ही था। एक नंबर में अगर पूछ लिया कि क्या होता है, बट मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब मैंने उसका फर्स्ट पार्ट बनाया था तो वहीं पर क्वेश्चन था द्वितीय क्रिया क्या होता है। द्वितीय क्रिया होता है कि प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल को व्यक्ति जब अपने कौशल और ज्ञान के बल पर उसका मूल्य बढ़ा देता है, उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर आपको बताऊं तो ये बनेगा कि मानव ने कोई चीज़ प्रकृति से ली, लाइक लकड़ी ले ली, कुछ भी ले लिया, उस लकड़ी को उसने क्या करा, उसमें अपना कौशल लगाया, दिमाग लगाया, पैसे लगाए थोड़े से, और उसको एक अच्छी सी चेयर बना करके बेच दिया। तो क्या हुआ, उसमें प्रकृति का माल लिया, उसमें अपना टैलेंट लगाया, कौशल लगाया, ज्ञान लगाया, और थोड़े से पैसे लगा करके उसके बेच दिया। अब लकड़ी लाया 40 रुपये किलो, उसने उसको बेच दिया तकरीबन 250-300 रुपये की, तो उससे क्या हुआ, उसका प्रॉफिट हो गया, उसका मूल्य बढ़ गया। तो उसको हम कहते हैं द्वितीय क्रिया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सामान लाता है प्रकृति चीज़ से, प्रकृति चीज़ आपको पता ही सब चीज़ें हो गई क्योंकि हम तो कुछ बनाते नहीं है, तो हमने प्रकृति से कच्चा माल लिया और उस कच्चे माल को अपने कौशल और ज्ञान और थोड़ा सा पूंजी लगा करके उसका मूल्य को बढ़ा दिया, वही हमारा द्वितीय क्रिया कहलाता है। ठीक है, बाकी इसको बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया मैंने आपको, एक बार देख लेना, कोई दिक्कत तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। खैर, अगला क्वेश्चन है, वृहद एकीकृत इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के निकट क्यों होती है। वृहद का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा दूं ऐसे ही थोड़ा वर्ड के हिसाब से, कि वृहद का मतलब होता है बहुत बड़ा, ये बड़ा। एकीकृत इकट्ठा हुआ, इस्पात आपको पता ही है कि जो बड़े बड़े लोहे की जो मशीन्स का उद्योग होता है उसकी स्थिति कच्चे माल के स्रोत के निकट क्यों होती है। यानी कि सिंपल सी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि अगर कोई बड़ा सा कोई कह सकते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसका कोई काम होता है, उसकी अपनी कंपनी है, फैक्ट्री है, तो वो बंदा अपना सामान जो बनाता है वो उत्पादन केंद्र के पास क्यों रखता है। मतलब उसका जो वर्कशॉप है जहाँ पर वो अपना काम करवाता है, उसकी जो फैक्ट्री है वो बाजार से, मार्केट से ज़्यादा पास में क्यों होती है। क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है कि एक इंसान की फैक्ट्री बाजार से निकट क्यों होती है। तो भाई सिंपल सी बात इसलिए होती है क्योंकि अगर हम देखें बाजार ले लें या कच्चे माल के स्रोत ले लें, तो जो हमारे फैक्ट्री है तो कच्चे माल के पास भी होगी जहाँ से कच्चा माल लेकर आ रहे हैं और जहाँ पर बेच रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में होगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा दोनों के रास्ते में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ज़्यादा दूर रखेंगे तो जो उसका उत्पादन है, जो उसका परिवहन है, वो लागत ज़्यादा आ जाएगी, और उससे क्या होगा, उससे हमारा प्रॉफिट की जगह लॉस होना शुरू हो जाएगा। मतलब हमने क्या करा, अगर सामान लेकर आ गए, बहुत दूर से लेकर आए हैं, तो उसकी जो हमने जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो आया वो बैठा 3-4 हज़ार रुपये, और सामान हमने बेचा 2 हज़ार रुपये का, तो क्या हो गया, हमारा और लॉस हो गया। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो हमारे बड़े बड़े उद्योग की जो कह सकते हैं कि उद्योग होते हैं, इस्पात वाले या किस तरह के भी उद्योग होते हैं, तो उनकी जो स्थिति होती है जहाँ पर वो लगाए जाते हैं वो बाज़ार के आसपास, और जहाँ से उन्हें कच्चा माल मिल जाता है उनके आसपास ही लगाए जाते हैं, ताकि हमें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, अपना ट्रांसपोर्ट ना ज़्यादा खर्च करना पड़े। समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत आसान क्वेश्चन था बट थोड़ा सा वर्ड हार्ड था यहाँ पर। खैर, अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन, यानी कि जो हमारा दूध होता है, दूध का उत्पादन जहाँ केंद्र, जहाँ से दूध बड़े बड़े फॉर्म होते हैं, हम उसको दूध उत्पादन केंद्र भी कहते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस को जहाँ पर जानवरों को पाला जाता है, वाणिज्य पशुधन पालन, जो मैं आपको पढ़ाया भी था चैप्टर 5 के अंदर। तो दुग्ध उत्पादन केंद्र यानी कि जहाँ से दूध का उत्पादन होता है, और गन्ने के खेत बाजार के समीप क्यों होते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से है, बट यहाँ पर थोड़ा सा रीज़न बदल जाएगा, क्योंकि परिवहन तो अलग सिस्टम है ही, उसके बाद भी एक चीज़ है जो दूध और गन्ने के साथ होती है। क्या होती है वो? दूध अगर हम देखें तो दूध की जो नेचर होता है, नेचुरल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जल्दी सड़ जाता है, यानी कि 1 या 2 दिन अगर हम उसको ज़्यादा ऐसी
नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे तो वो हमारा फट जाता है। तो इसीलिए दूध की प्रकृति जल्दी से नष्ट हो जाती है और गन्ना क्या होता है वो सूख जाता है। गन्ने की जो अंदर की जो उसमें चीनी होती है वो सूख जाती है, उसमें शक्कर वगैरह खत्म हो जाती है। तो कह सकते हैं कि इसको बरकरार रखने के लिए गन्ने के खेत और दुग्ध उत्पादन के आसपास जो भी कह सकते हैं कि ये वहीं लगाए जाते हैं जहाँ पर बाजार पास में होती है। समझ में आ गया आप लोगों के? ऊपर वाला क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि कच्चे माल के स्रोत के आसपास ही उद्योग क्यों लगाते हैं भाई, वहाँ पर उत्पादन लागत कम आ जाए, इसलिए उत्पादन लागत या कह सकते हैं परिवहन लागत ना ज़्यादा महंगी पड़ जाए। और यहाँ पर क्या सिस्टम है, यहाँ पर दूध खराब हो जाता है, दूध फट जाता है और गन्ना सूख जाता है, इसीलिए यहाँ पर बाजार पास में लगाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, समझ नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। थोड़ा सा वर्ड आपको दिक्कत कर रहा है, मैं इसे समझा रहा हूँ आपको बार बार। अगला हमारा आता है गैर आधारभूत उद्योग क्या है। देखिए आधारभूत उद्योग आपको पता है ये लोहा इस्पात है, लेकिन अब उसका हमने पूछा अपोजिट बताओ गैर आधारभूत कौन सा है। तो गैर आधारभूत हमारा है उपभोक्ता उद्योग, जिसमें हम लोग डेली का इस्तेमाल बनाते हैं, जैसे कि हमारा चाय हो गया, ब्रेड हो गया, साबुन। तो ये हमारे डेली यूज की चीज़ें हैं, इसे हम उपभोक्ता उद्योग भी कहते हैं, उपभोक्ता वस्तु उद्योग भी इसे हम कहते हैं। तो गैर आधारभूत उद्योग पूछे या उपभोक्ता उद्योग पूछे, दोनों का मतलब सेम ही है। क्या होता है इसका मतलब कि वो चीज़ें जो हम डेली रूटीन में डेली के लिए बनाते हैं उसका उत्पादन करते हैं और बाज़ारों में बेचते हैं। ये डेली का है। जो हमारी चाय होती है, चाय नॉर्मल चाय नहीं, चाय की पत्ती की बात हो रही है, टाटा टी वगैरह, ब्रेड आपको पता ही है, साबुन हो गया, ये चीज़ें हमारे डेली के बनती हैं, डेली हमारे मार्केट में लॉन्च होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है धुएं की चिमनी वाले उद्योग किन्हें कहते हैं। देखिए धुएं की चिमनी वाले उद्योग कौन से होते हैं, आपने पढ़ा था पहले भी कि बहुत तरीके के हमारे उद्योग होते हैं, उसमें स्वतंत्र उद्योग है, छोटा पैमाने, बड़े पैमाने, कुटीर। हमें सुनना है यहाँ पर, हमें बताना है कि धुएं की चिमनी वाले उद्योग कौन से हैं। तो धुएं की चिमनी वाले बहुत ही सिंपल है। जो बड़े पैमाने के उद्योग हमने पढ़े थे पिछले चैप्टर में, चैप्टर जो हमारा 6 था उसका जो पार्ट 1 है, मैंने आपको वहीं बता रखा कि बड़े पैमाने के उद्योग क्या होते हैं। तो उन्हीं उद्योगों को हम लोग धुएं की चिमनी वाले उद्योग कहते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझना हो तो आप लोग हमारे फर्स्ट वीडियो में जाकर के इसकी जो चैप्टर 6 का जो पार्ट 1 है वो देख लीजिए, इसमें आपको लिंक मिल जाएगी और आप वहाँ से इसको आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको 5 नंबर में काफ़ी बार पूछता है कि बड़े पैमाने के उद्योग क्या होते हैं, वो आपको वहाँ से दिख जाएगा। बट मैं आपको बता दूंगा धुएं की चिमनी वाले उद्योग भी इन्हें कहा जाता है। ये 1 मार्क्स में काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आप लोगों के समझ में आ गए होंगे यहाँ तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज छठा क्वेश्चन ये है कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया, पिछले पार्ट में बताया कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये उद्योग अपने उद्योग के साथ साथ अन्य उद्योगों को भी भरण पोषण करता है। यानी कि अगर लौह इस्पात उद्योग नहीं होगा तो अन्य उद्योग की जो मशीनें हैं, मशीनरीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो लगी होती हैं, सब कुछ लोहे का नहीं हो पाएगा। यानी कि लोहा बनना ही नहीं, जब लोहा बनेगा ही नहीं इस्पात के अंदर तो फिर वो आगे सप्लाई कैसे होगा। इसीलिए लौह इस्पात उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो कि अन्य उद्योगों को भी भरण पोषण करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। बिल्कुल आधार है, इसके बिना कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी देखें अगला हमारा प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं। तो प्रौद्योगिकी ध्रुव वह क्षेत्र, देखिए ये क्षेत्र, इनको हम क्षेत्र कह सकते हैं। प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या है, ये इलाके हैं, क्षेत्र हैं जिनमें उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग, कौन से वाले उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग शामिल होते हैं। जैसे कि बेंगलुरु, अहमदाबाद, जिसमें खास करके IT जो सेक्टर के उद्योग होते हैं, इसके अंदर हमारा काफ़ी ज़्यादा काम होता है हैकिंग वगैरह का। वो वाले जो इलाके होते हैं ना हम प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं, जिसमें हमारा मशीनरीज का उत्पादन होता है, जिसमें हमने पढ़ा था ना स्वतंत्र उद्योग के बारे में। तो वही उद्योगों को हम प्रौद्योगिकी ध्रुव भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे बहुत ही बड़े पैमाने पर उद्योग किया जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता, बट ये जो उद्योग होते हैं इनको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले उद्योग होते हैं। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कुशल कारीगर चाहिए होते हैं। बट हम पढ़ना था कि ये क्या कहते हैं इनको। तो हम जिन इलाकों में उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों को स्थापित किया जाता है वो इलाके बन जाते हैं हमारे प्रौद्योगिकी ध्रुव, टेक्निकल पोल्स। उसके बाद विनिर्माण का अर्थ क्या होता है। देखिए विनिर्माण ये अगला क्वेश्चन है। विनिर्माण का मतलब होता है जो भी हमारे वस्तु के उत्पादन से, यानी कि अगर हमारी जो वस्तु है वो वस्तु के उत्पादन से है विनिर्माण का मतलब, जिसमें छोटी सी कील से लेकर के बड़े वायुयान बनाना भी शामिल है। यानी कि विनिर्माण का सिर्फ एक वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं मीनिंग, तो वो है हमारा किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना विनिर्माण कहलाता है। अब चाहे वो हमारा कह सकते हैं कि कोई कील से लेकर के बड़ा से बड़ा वायुयान ही क्यों ना हो, वो हमारा विनिर्माण के अंदर ही आएगा। सिर्फ प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना विनिर्माण कहलाता है।
विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके बड़े पैमाने पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो देखिए भाई, जो हमारा औद्योगिक प्रदेश है दो इस तरह बांट सकते हैं। एक तो होते हैं हमारे बड़े पैमाने वाले उद्योग, पुराने वाले जो हमने पहले पढ़े। एक होते हैं उच्च प्रौद्योगिकी वृहत उद्योग, यानी कि एक वो जो हम पहले क्या करते थे, इसमें बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पढ़ा भी कि जिसको हम चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं, वो वाले एक तो। और दूसरे जो आज हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं, ये हमारे कहाँ होते हैं? ये हमारे विकसित देशों में अधिकतर होते हैं, और ये वाले विकासशील देशों में होते हैं। ठीक है, ये विकासशील देशों में होते हैं और ये हमारे विकसित देशों में किए जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी वाले हैं, और ये आज भी हमारे कह सकते हैं कि फैक्ट्रियों के अंदर जो वर्कर काम करते हैं उस तरीके वाले। आखिरी क्वेश्चन है, कृषि व्यापार या कृषि कारखाना क्या है? तो वह कृषि जो व्यापार के लिए की जाती हो या व्यापार के तरीके से की जाती हो, और उसके अंदर मशीनों का सहारा लिया जाता हो, यंत्रीकरण का सहारा लिया जाता हो, उसे हम कृषि व्यापार या कृषि कारखाना कहते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको लिखवा कर दे दिया मैंने यहाँ पर। तो आपको इनको नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद ये जितना भी आपको मैंने यहाँ पढ़ाया आज, दोनों जो भी हमारे क्वेश्चंस थे, अगर हम देखें तो एक तो ये वाला पार्ट था और एक ये वाला पार्ट है। ये दोनों पार्ट्स को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1 मार्क्स में पूछता रहता है एग्ज़ाम में, तो उन चीज़ों को आपको याद भी करना है। और आगे कोई भी दिक्कत हो आप इसमें, जो मैंने आपको पढ़ाया वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा एग्ज़ाम वगैरह है मैं उसको भी सॉल्व कराऊंगा। खैर आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, क्योंकि 7 चैप्टर जो हमारा आने वाला है उसको हम पढ़ेंगे, जिसका मतलब जिसमें तृतीय क्रियाकलाप हैं। इसके बाद का चैप्टर जो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी, क्योंकि चैप्टर देखिए सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं इसमें कोई जो इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि देखिए पेपर के अंदर हर चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे। तो इसको हमें क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं आपको करा देता हूँ। ओके, बाकी अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसके लिए तैयार है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।